बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ग्रेड 10th सब्जेक्ट फिज़िक्स, यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। आज का जो हमारा यूनिट है सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स क्या होता है, इस चैप्टर के अंदर आज का पहला टॉपिक जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हम देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। आज के लर्निंग आउटकम जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं जिनको हमने कवर करना है उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और आज के इस टॉपिक के अंदर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक टाइप को हम डिस्क्राइब करेंगे। एक जो इस एग्जांपल है वो आज हम उसकी वजाहत करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा टॉपिक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सबसे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन, राइट इट्स सेकंड नेम। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है और इसका दूसरा नाम क्या है। 9th क्लास के अंदर हम लोग वाइब्रेटरी मोशन पढ़ चुके हैं कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है और इसका सेकंड नाम जो है वो आज हम देखेंगे। वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन वही है जो हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग इफ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट। कोई भी जिस्म जो अपने मीन पोजीशन मीन्स के अपने सेंटर के इर्द गिर्द मूव करे, मीन्स के वो उसकी एक मैक्सिमम पोजीशन हो और जो उसका मीन है मीन्स के जहाँ जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया है मूव करना वो उसकी मीन पोजीशन कहलाती है। अब एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है हमारे पास, मीन्स के जिस पोजीशन पे वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी मैक्सिमम हो रही होती है वो उस ऑब्जेक्ट की या उस जिस्म का मीन एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। तो अब किसी भी पॉइंट के इर्द गिर्द कोई भी जो मोशन कोई भी बॉडी जो है वो वाइब्रेट कर रही हो वो हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। और वाइब्रेटरी मोशन का सेकंड नेम क्या है? अनदर टर्म ऑफ वाइब्रेशन इज ऑसिलेशन। ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन जो है इसका अल्टरनेटिव नाम जो है वाइब्रेटरी मोशन का वो क्या है? ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन। तो अब हम डिफाइन करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। उससे पहले हम देखते हैं एक साइड इंफॉर्मेशन है जिसमें आपके पास दिया हुआ है, हाउ डज स्पाइडर डिटेक्ट इट्स प्रे। स्पाइडर जो होता है वो अपने शिकार को किस तरह से डिटेक्ट करता है, मीन्स कि उसको किस तरह से पता चलता है कि शिकार जो है आ चुका है। मीन्स के स्पाइडर जो है अपने शिकार का कैसे पता लगाता है या उसको कैसे पता चलता है कि उसका शिकार आ गया है या मौजूद है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? स्पाइडर डिटेक्ट्स इट्स प्रे ड्यू टू वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन द वेब। जब हमारे पास मकड़ा जो होता है, एक मकड़ा जो है वो किस तरह से अपने शिकार को डिटेक्ट करता है? एक मकड़ा अपने शिकार को उस वक्त डिटेक्ट करता है जब मतलब कि उसका जो जाला है उसके अंदर कोई वाइब्रेशन पैदा होती है तो उसको पता चल जाता है कि इस टाइम शिकार जो है आ चुका है। मीन्स के जो मकड़े ने जो जाल बुना हुआ होता है उसके ऊपर कोई भी चीज़ बैठती है, अगर आपके पास कोई मक्खी वगैरह बैठ जाती है या कोई और चीज़ जो है उस वेब के साथ लगती है तो स्पाइडर को क्या फील होता है कि उसका शिकार आ चुका है। तो यहाँ पे डायग्राम में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम दिखाई गई है आपको, स्पाइडर है और उसमें वेब दिखाया गया है और उसमें जो प्रे है वो भी इसमें आपको शो किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन आल्सो राइट दिस एग्जांपल। हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन करनी है और उसकी एग्जांपल लिखनी है। Simple harmonic motion occurs when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position and always directed towards the mean position. Simple harmonic motion
वो नेट फोर्स होती है जो अपनी डिस्प्लेसमेंट मीन्स के अपने फासले के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमेशा मीन्स के, और वो हमेशा डायरेक्टेड टू वर्ड होती है, मीन्स के अपनी मीन पोजीशन के डायरेक्टेड टू वर्ड होगी हमेशा। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास वो नेट फोर्स है। नेट फोर्स कहते हैं हमारे पास मतलब कि किसी भी जिस्म के ऊपर अप्लाई होने वाली तमाम फोर्सेस नेट फोर्सेस कहला रही होती हैं। यहाँ पे नेट फोर्स जो होगी, फर्ज करें हमारे पास, हम कह देते हैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्प्लेसमेंट हम एक्स ले लेते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स फ्रॉम मीन पोजीशन, वो अपनी मीन पोजीशन से, मीन्स के जहाँ से वो अपने सेंटर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन, और वो हमेशा अपनी मीन पोजीशन से क्या होगी, टूवर्ड, डायरेक्टेड टूवर्ड होगी। इसकी अल्टरनेटिव डेफिनेशन है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की, एक दूसरी डेफिनेशन है तो वो देख लेते हैं हम। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स अबाउट either साइड ऑफ फिक्स पोजीशन या मीन पोजीशन, फिक्स पोजीशन को हम मीन पोजीशन भी कहते हैं, सच दैट its acceleration is directly proportional to its displacement from mean position and always directed towards the mean position, its motion is called simple harmonic motion। यहाँ पे कहा गया है अगर कोई भी जिस्म, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ऑसिलेट करता है, उसके अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। मीन्स एक्सेलरेशन जो है वो जो फासला आ रहा होता है किसी वजह से, वाइब्रेशन की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मीन पोजीशन पे, और हमेशा जो है डायरेक्टेड टूवर्ड होगा एक्सेलरेशन किसके, मीन पोजीशन के। तो इस तरह की जो मोशन होती है, इस तरह की जो हरकत पैदा होती है, उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। अब हम देखते हैं एग्जांपल सिंपल हार्मोनिक मोशन की। The motion of a mass attached to a spring on horizontal frictionless surface। हमारे पास जो होता है एक मास को एक स्प्रिंग के साथ जब हम अटैच करते हैं, तो स्प्रिंग के साथ मास को अटैच करने से स्प्रिंग और मास के दरमियान में एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पैदा होती है हमारे पास। सेकंड हमारे पास है मोशन ऑफ बॉल प्लेस इन अ बाउल। दूसरी एग्जांपल क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, अगर हम बाउल के अंदर एक बॉल को रखते हैं, प्लेस करते हैं और उसको रोटेट करते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल कहलाती है। द मोशन ऑफ बूब अटैच टू अ स्ट्रिंग, एक रस्सी के साथ छोटे सी एक लोहे की गोली को अगर हम बांध लेते हैं, उसकी जो हरकत हम कराते हैं, तो वो हमारे पास वो भी क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज हुक्स लॉ, आल्सो राइट दिस फार्मूला। हुक्स लॉ क्या होता है और इसका हमने फार्मूला लिखना है। डेफिनेशन है, द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाइड टू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ अ बॉडी। किसी भी जिस्म के ऊपर जब हम कोई स्ट्रेस अप्लाई कर रहे होते हैं, मीन्स कि कोई दबाव हम अप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर अगर कोई चेंज है, कोई इलास्टिसिटी पाई जाए उस जिस्म के अंदर, तो वो हमारे पास हुक्स लॉ उसके ऊपर, मीन्स कि हम कह सकते हैं कि इस चीज़ के ऊपर हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा है। मटेरियल की फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द लेंथ एक्स ऑफ द स्प्रिंग। तो यहाँ पे हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके अगेंस्ट स्प्रिंग के अंदर जो चेंज आ रहा है लेंथ, उसको हम L से डिनोट कर रहे हैं, X से डिनोट कर रहे हैं। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X, जितना ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा आपके पास स्प्रिंग जो होगा वो क्या होगा, एक्सटेंड होगा, मींस स्प्रिंग जो होगा उतना ही बढ़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, मीन्स कि ऐसी फोर्स जो किसी भी जिस्म के अंदर रिस्टोर हो जाए, मीन्स कि वो उस जिस्म के अंदर जमा हो जाए और उसके बाद जब ज़रूरत पड़े वो वापस रिस्टोर कर लेते। जैसे हम चीज़ों को स्टोर करने के बाद वापस इस्तेमाल में लाते हैं तो वो रिस्टोर होती हैं।
तो इसी तरह से रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, किसी भी जिस्म के अंदर फोर्स का मुंजमद हो जाना या फोर्स का जमा हो जाना रिस्टोरिंग फोर्स कहलाती है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम देखते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी जिस्म के अंदर खिंचाव या धकलाव की वजह से पैदा हो और वो उस जिस्म के अंदर ऑसिलेशन, कोई भी ऑसिलेशन या वाइब्रेशन पैदा कर रही हो उसकी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, तो वो फोर्स जो है, वो कुव्वत जो है, वो रिस्टोरिंग फोर्स कहलाती है या रिस्टोरिंग कुव्वत हमारे पास कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मेनी टाइम्स डज अ ह्यूमन एयर ऑसिलेट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर जो इंसानी कान है कितनी ऑसिलेशन, कितने दफ़ा ऑसिलेट करता है या कितनी दफ़ा वाइब्रेट करता है। अ ह्यूमन एयर ड्रम कैन ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अप टू 20,000 टाइम इन 1 सेकेंड। एक इंसानी कान जो है बैक एंड फोर्थ, अगर हमारे पास वाइब्रेशन जो है मीन्स के अपनी मेन पोजीशन से साउंड का आना और जाना 20,000 टाइम्स जो है 1 सेकंड के अंदर इंसानी कान के अंदर जो वाइब्रेशंस हैं वो 20,000 टाइम्स होती हैं। ऑसिलेशन या वाइब्रेशन जो होती है इंसानी कान के एयर ड्रम में। What is the displacement of an object in simple harmonic motion when an object and potential energy are equal? ये हमारे पास क्विज है, क्विक क्विज है। ये टॉपिक जो आज का हम कवर करेंगे उस टॉपिक के एंड पे हम इसका आंसर देखेंगे इस क्विक क्विज का। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो आज का हमने कवर करना है वो हमारे पास, एक्सप्लेन द मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एक बंधे हुए मास का स्प्रिंग के साथ किस तरह से उसकी हरकत होती है उसको हम देखते हैं। मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेशन मोशन एक ऐसी सादा सी मिसाल है किसकी, वाइब्रेटरी मोशन की। इज दैट हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, जो हमारे पास क्या है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है। एक स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टली हम, एक स्प्रिंग के साथ हॉरिजॉन्टली हम एक वेट जो है वो अटैच करते हैं। इफ द स्प्रिंग is stretched or compressed through a small displacement x from its mean position, it exerts a force F on the mass. जब हम उस स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, स्ट्रेच्ड का मतलब होता है खींचना और कंप्रेस का मतलब होता है उसको दबा देना। जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं या दबाते हैं तो उसके अंदर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है जो उसकी मीन पोजीशन से होता है, और उस डिस्प्लेसमेंट पैदा होने की वजह से हमारा जो जिस्म, जो मास है, जो वेट हमने अटैच करवाया हुआ है स्प्रिंग के साथ, उसके अंदर कुछ फोर्स जो है, उस मास के अंदर फोर्स जो है वो एग्जर्ट करती है, जिसकी वजह से आपके पास स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन या स्ट्रेच वो स्प्रिंग जो होता है हमारे पास कंप्रेस हो रहा होता है या स्ट्रेच हो रहा होता है। तो डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहली जो डायग्राम है उसमें मास जो है वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर हुआ है। सेकंड डायग्राम में मास अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ए के ऊपर है। थर्ड डायग्राम को अगर हम देखते हैं मास अपनी एक्सट्रीम पोजीशन बी के ऊपर है। तो ओ जो है, ओ यहाँ पे हमारे पास डायग्राम के अंदर मीन पोजीशन है, ए और बी जो है हमारे पास इस मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर एक्सट्रीम पोजीशन है। तो यहाँ पे हमारे पास जब चेंज आया है, मास मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन ए पे गया है, तो वहाँ पे आपके पास जो चेंज आया है डिस्प्लेसमेंट में, ओ से ए के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम स्मॉल एक्स से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि किस तरह से जो हमारा स्प्रिंग के साथ अटैच मास है किस तरह से उसकी मूवमेंट होगी। अब यहाँ पे
मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान, यहाँ पे इस टाइम ये जो मूवमेंट आपको शो की गई है, यहाँ पे स्प्रिंग और मास की मूवमेंट जो है दोनों एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में हो रही है। यहाँ पे हमारे पास मीन पोजीशन पे हमने इसको स्टॉप नहीं करवाया, बल्कि हम इस स्प्रिंग की जो मूवमेंट है, आपको ये जो अभी डायग्राम में दिखा रहे हैं, ये दोनों मीन पोजीशन के दरमियान में स्प्रिंग मास सिस्टम जो है अटैच है, उसकी जो मूवमेंट है दोनों मीन पोजीशन के दरमियान, मीन्स के ए से बी पे आ रहा है और बी से वापस रिटर्न ए पे जा रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स मीन्स कि ऐसा ऐसा फोर्स ख़त्म होती जाएगी जो एट द एंड जो है मास अपनी मीन पोजीशन ओ के ऊपर स्टॉप होगा। नेक्स्ट है हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ एक्स ऑफ द स्प्रिंग। हुक्स लॉ के मुताबिक हमारे पास जब फोर्स अप्लाई हो रही होती है स्प्रिंग के ऊपर, तो उसकी लेंथ एक्स के अंदर कोई चेंज आ रहा होता है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। F इक्वल टू नेगेटिव के एक्स। तो जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म किया तो यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी आ गई और कोफिशिएंट कांस्टेंट नेगेटिव के एक्स आया है। ये हमारे पास हुक्स लॉ की सेकंड इक्वेशन है। वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन O। यहाँ पे x जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है मास का, जो उसकी मास जो है अपनी मीन पोजीशन के ऊपर O के ऊपर है। एंड k इज अ कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पे k जो है कांस्टेंट है और वो हमारे पास कौन सा कांस्टेंट है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हम स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन कर लेते हैं। The ratio of exerted force to change in length is called spring constant। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि the ratio of exerted force, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम देखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में बज़ाहिर हमारे पास क्या है? F इक्वल टू नेगेटिव के एक्स। अब जब हम डिफाइन कर रहे हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं the ratio of exerted force to change in length, मीन्स के जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है और चेंज इन लेंथ आया है आपके पास, वो जो है अगर इन फोर्स और चेंज ऑफ लेंथ दोनों के दरमियान में रेशियो की जाए तो वो रेशियो जो होती है वो स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाती है। रेशियो हम किस चीज़ को कहते हैं? मीन्स कि अगर एफ और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक्स है, लेंथ चेंज जो जिसके अंदर चेंज ऑफ लेंथ जो है हमारे पास x है, अगर इन दोनों को हम डिवाइड करवा देते हैं फोर्स और x को, तो इनके दरमियान में रेशियो बन जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? नेगेटिव x को फोर्स से डिवाइड करवाएंगे तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? नेगेटिव f ओवर x। k इक्वल टू नेगेटिव f ओवर x। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी और कंसेप्ट भी इसका क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। द वैल्यू ऑफ k इज मेजर ऑफ द स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग। k जो है हमारे पास स्प्रिंग की स्टिफनेस मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्टिफ स्प्रिंग have large value of k and soft spring have small value of k. It is measured in Newton meter inverse। अब यहाँ पे लेंथ का यूनिट जो है हमारे पास मीटर है और फोर्स का यूनिट न्यूटन है। मीटर हमारे पास मीटर इनवर्स क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे पास लेंथ जो है फोर्स से डिवाइड हो रही है। जब हमारे पास वैल्यू कोई भी डिवीजन की फॉर्म में होती है, अगर उसकी पावर प्लस में हो, जब हम उसको ऊपर लेके जाते हैं तो पावर माइनस में हो जाती है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो है वो स्प्रिंग की स्टिफनेस मेजर करने के लिए होता है। अब हमारे पास स्टिफ स्प्रिंग जो होती है लार्ज वैल्यू रखते हैं और सॉफ्ट स्प्रिंग जो होते हैं वो स्मॉल वैल्यू रखते हैं। अब हम स्टिफ और सॉफ्ट को देख लेते हैं। स्टिफ स्प्रिंग कौन से होते हैं और सॉफ्ट स्प्रिंग कौन से होते हैं? ऐसे स्प्रिंग जो ज़्यादा सख्त हों, ज़्यादा क्या हों? सख्त हों, तो वो उनकी वैल्यू, उनमें के की वैल्यू जो होती है वो लार्ज होती है। अगर आपके पास सॉफ्ट स्प्रिंग होंगे
तो उनमें के की वैल्यू समाल होगी। उसकी रीज़न क्या है, जो सॉफ्ट स्प्रिंग होंगे अगर उसके साथ हम हैवी वेट लगाएंगे तो स्प्रिंग हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर हमारे पास स्टिफ स्प्रिंग्स होंगे उसके साथ जितना मर्जी हम हैवी वेट लगाएंगे तो वो स्प्रिंग हमारे पास जो है वो ब्रेक नहीं होगा, बल्कि वो स्प्रिंग हमारा क्या हो रहा होगा, एक्सटेंड कर रहा होगा जब हम उसके साथ वेट अटैच कर रहे होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। A restoring force always pushes or pulls the object performing oscillatory motion toward the mean position. Restoring force का क्या काम होता है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट को या मास को अपनी उसकी मीन पोजीशन से पुल या पुश कर रहा होता है, और ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करने, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, पुल या पुश होने की वजह से वो उसको उसकी मीन पोजीशन की तरफ धकेल रहा होता है। एफ आर, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स के लिए हमने एफ आर लिखा है और यहाँ पे एफ आर को हम रिप्लेस करवा रहे हैं सेकंड इक्वेशन के अंदर, फोर्स से हमने रिप्लेस करवाया। एफ आर इज इक्वल टू नेगेटिव के एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 4 है। एफ आर इक्वल टू नेगेटिव एफ हमने लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो फोर्स है रेस्टोरिंग फोर्स, हम उसको किसके इक्वल ले रहे हैं, नेगेटिव एफ। जो फोर्स हमारे पास पहले पड़ी हुई थी उसके इक्वल हमने लिया है रेस्टोरिंग फोर्स। मीन्स के उस फोर्स के अंदर चेंज आ गया है। फोर्स जो है उस मास के ऊपर जब चेंज आ जाए किसी फोर्स में, या तो हम उसको डेल्टा से शो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको एफ आर लिख दिया है, सब्सक्रिप्ट में इसका हमने आर लिखा हुआ है। ये इक्वेशन 4 थी। नेक्स्ट हम देखते हैं द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन 1 मींस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 के अंदर नेगेटिव का साइन लगाया हुआ है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव एक्स या एफ इक्वल टू नेगेटिव के एक्स। तो इस इक्वेशन के अंदर जो नेगेटिव का साइन है बज़ाहिर वो ये शो कर रहे हैं हमारे पास कि किसी भी जिस्म के अंदर जब फोर्स एक्सर्ट करती है तो उसके डिस्प्लेसमेंट के, अगर मास के अपोजिट हो डिस्प्लेसमेंट तो उसके ऊपर नेगेटिव साइन आता है, बिकॉज स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट टूवर्ड द मीन पोजीशन। तो स्प्रिंग फोर्स जो होती है हमेशा वो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है उसमें अप्लाई हो रही होती है। इट इज समटाइम्स कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। एफ आर इक्वल टू नेगेटिव के एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। एफ इक्वल टू एम ए, तो एफ आर की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, एम ए पुट करेंगे। एफ आर इक्वल टू एम ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ आर इन इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 5 के अंदर हम एफ आर फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे एम ए, तो एम ए इक्वल टू नेगेटिव के एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन 6 आ गई है। अब हमने क्या कराना है, मास जो है अब मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ए इक्वल टू नेगेटिव के डिवाइड बाई एम एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास k ओवर m जो है ये हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये कांस्टेंट टर्म में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बनेगा, वेयर नेगेटिव या k ओवर m इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, k ओवर m की जगह पे कांस्टेंट पुट कर देते हैं। a इक्वल टू नेगेटिव कांस्टेंट x आ जाएगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट और इक्वल को जब हम खत्म करेंगे तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव x आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास किस तरह से ये टू वर्ड्स मीन पोजीशन जा रहा है या किस तरह से टू वर्ड एक्सट्रीम पोजीशन जा रहे हैं, तो यहाँ पे a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो नेगेटिव x है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डायरेक्शन ऑफ एक्सलेरेशन। एक्सलेरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, कौन सी सिमत में होगा। इनिशियली द मास m इज एट रेस्ट इन पोजीशन o। इनिशियली पहले डायग्राम के अंदर मास m जो है वो o पोजीशन के ऊपर क्या है, रेस्ट की हालत में, एंड द मीन रिजल्टेंट फोर्स ऑन द मास इज 0। जब आपके पास
आपका मास जो है मीन पोजीशन पे होगा और रेस्ट की हालत में होगा, तो उस टाइम आपकी नेट फोर्स जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन ए, suppose the mass is pulled through the distance x up the extreme position A and then release। हम क्या करते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने के बाद जो चेंज आता है डिस्टेंस के अंदर x आता है, हम एक्सट्रीम पोजीशन A के ऊपर लेके जाते हैं, A के ऊपर जाके हम उसको छोड़ देते हैं, रिलीज करते हैं। The restoring force exerted by the spring on the mass will pull it towards the position O. Due to the restoring force, mean position of mass moves back towards the mean position O। जो ही हम उसको एक जिस्म को मीन्स खींचने के बाद एक्सट्रीम पोजीशन को ले जाते हैं, जो ही हम उसको छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद एग्जैक्ट वो अपनी मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के इर्द गिर्द रोटेट करता है। एकदम से वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे स्टॉप नहीं होगा या मीन पे स्टॉप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपके पास एक फोर्स जो है वो रिस्टोर हो रही है। जब तक वो फोर्स 0 नहीं होगी तब तक वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट जो है अपनी मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करेगा, रोटेट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन ओ। एक्सट्रीम से मीन पोजीशन ओ वो कैसे रोटेट करेगा ये देख लेते हैं हम जरा। Due to inertia, the mass does not stop at the mean position O but continues its motion and reaches the extreme position B. As the mass moves from the position O, the extreme position B, the restoring force acting on it towards the mean position steadily increases in strength. Hence, the speed of the mass decreases as it moves toward the extreme position B. अब यहाँ पे हमारे पास इनर्शिया की वजह से, इनर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से मास जो होता है, फोर्स जो है उसके अंदर क्या है, फोर्स स्टोर हुई हुई है। जब तक वो फोर्स एंड नहीं होगी तब तक हमारा जिस्म जो है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के इर्द गिर्द रोटेट करता रहेगा। नेक्स्ट है फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन बी, the mass finally comes briefly to rest at the extreme position B. Ultimately, the mass returns to the mean position due to the restoring force। तो यहाँ पे restoring force की वजह से वो रिटर्न करता है अपनी मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में। This process repeated and the mass continues to the oscillate back and forth about the mean position O। तो ये हमारे पास वो प्रोसेस होता है जो रिपीट हो रहा होता है लगातार, ऑसिलेशन या वाइब्रेशन की वजह से ये बैक एंड फोर्थ मोशन हो रही होती है। सच मोशन ऑफ अटैच मास स्प्रिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसलिए हम मास ऑफ अ स्प्रिंग, जो स्प्रिंग के साथ मास को अटैच किया हुआ है हॉरिजॉन्टली, तो उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल कह सकते हैं। टाइम पीरियड, the time period t of the simple harmonic motion of a mass m attached to a spring is given by following equation। अब यहाँ पे हमारे पास एक जिस्म जो है उसका टाइम पीरियड दिया गया है, t इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k। तो यहाँ पे बॉडी जो है जिस्म का जो है आपके पास टाइम पीरियड दिया गया है t इक्वल टू 2 पाई m ओवर k। क्विक क्विज है हमारे पास एक, वो देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल। अगर हमारे पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती हैं तो हमारे पास उस जिस्म का, जैसे अभी हमने टाइम पीरियड निकाला था, तो टाइम पीरियड में हमारे पास क्या था, 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। तो यहाँ पे हम इसका आंसर देख लेते हैं। व्हेन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बी 1 ओवर अंडर रूट 2a। अगर आपके पास किसी भी जिस्म, किसी भी बॉडी की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती हैं तो उस ऑब्जेक्ट में आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो फासला होगा, वो 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2a, वेयर a इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ A।
मीन्स उस बॉडी के अंदर जो है ए है या हम कोई भी अल्फ़ाबेट ले रहे होते हैं तो वो आपके पास उस बॉडी का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब हम एट द एंड होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क है आपके पास, राइट ऑल द क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक केयरफुली एंड आल्सो लर्न ऑल द क्वेश्चन। आप लोगों ने एहतियात के साथ तमाम क्वेश्चन अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करने हैं। जिस तरह आपको हेडिंग्स बताई गई हैं सेम इसी तरह से आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर तमाम काम को कंप्लीट करना है और इस सारे काम को आप लोगों ने याद करना है। अब आप लोग हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट हम नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।